नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मेरा ये जो चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे सभी हमारे बने हुए माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो गई है, जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, ऐसे सभी महानुभावों के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। जो आज मुझे पूछा गया था कि महाराज जी परिक्रमा में जो गांव वाले सेवा देते हैं, कुछ ऐसे भी कुछ गांव मिलते हैं क्या जो उसमें पूरा गांव ही सेवा देते हैं? देखिए, होता यह है कि हम जब परिक्रमा में जाते हैं तो हर किस्म के आपको लोग मिलते हैं, हर किस्म के गांव भी मिलेंगे, हर किस्म की सब्जी, हर किस्म के खाना, हर किस्म का रहने की व्यवस्था, सब चीजें अलग अलग मिलते रहते हैं। क्योंकि हम जब चलते हैं तो हम कम से कम 3 राज्यों में घूम की परिक्रमा करते हैं। पहले तो हम एमपी से उठाते हैं परिक्रमा ओंकारेश्वर से, फिर मिठी तलाई से हम गुजरात में जाते हैं, गुजरात से फिर उससे पहले शुलपानी में जाते हैं, शुलपानी से हम फिर महाराष्ट्र में कुछ थोड़े ही दिनों में महाराष्ट्र में चलते हैं, जो महाराष्ट्र का एक छोटा सा जिला आपको लगता है नंदुरबार, और वो नंदुरबार में थोड़ा महाराष्ट्र का एरिया आता है, ज्यादा तो नहीं आता है। तो फिर आप जब जाते हो तो एमपी में जाते हो तो एमपी की सुविधा अलग रहती है। तो एमपी में आपको कुछ गांव अच्छे से मिलेंगे जो आपको प्रेम से पवाएंगे, कुछ गांव ऐसे मिलेंगे कि वो आपसे बात भी नहीं करेंगे, आपको बोलेंगे महाराज जी आगे जाइए, आगे सुविधा है, आगे व्यवस्था है। देखिए, हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे। लेकिन होता ये है कि फिर हम घूम के गुजरात होके फिर हम एमपी आते हैं, और एमपी आने के बाद आपको छोटे छोटे गांव लगते हैं थोड़ी नजदीक दूरी पे। हंडिया से पहले आपको जो गांव लगते हैं, मैं उसका नाम भी आपको बताऊंगा। जामली में है श्री जम्बेश्वर महाराज जी का जो स्थान है, आश्रम है, वो गांव वाले चलाते हैं। उस आश्रम में हम रुके थे एक रात में। विष्णुई समाज के जो है, मुझे इसमें मैं जाति भेद नहीं करता, लेकिन उनकी सेवाएं मैं बता रहा हूँ। अगर गलती से किसी भी उसका जो विचार है गलत मत लीजिएगा, नहीं तो आप बोलोगे मैं ये कर रहा हूँ, वैसी कोई बात नहीं। विष्णुई समाज के जो माँ नर्मदा जी के भक्त है, वो परिक्रमा वासियों की बहुत प्रेम से सेवा करते हैं। मतलब कि इतने आदर भाव से प्रेम करते हैं कि उनका तो वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा। माँ नर्मदा जी की सेवा करने वाले बहुत बड़े होते हैं, उनका वर्णन करने के लिए हमसे तो क्या, हमारे मुंह भी तो कम पड़ता है, हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। क्योंकि मैया जी ने उनका भंडारा भर दिया है, और मैया जी की सेवा करने के लिए मैया जी के मन में आना चाहिए कि इससे मेरी मूर्तियों की परिक्रमा वासियों की सेवा करवानी है, वही सेवा करता है। दूसरा कोई भी आपको सेवा करने के लिए आगे भी आता भी नहीं है और ना कभी आएगा। जिसके पास आपका खाना लिखा है वही उसी के पास आपको भोजन मिलेगा। मैं आपको एक छोटी सा जो मेरा परिक्रमा में अनुभव बता रहा हूँ। एक ढेको पंचायत नाम का लगता है आपको, ढेको पंचायत अगर आप परिक्रमा में कभी चले हो तो ढेको पंचायत नाम आपको लगा होगा रास्ते में, दक्षिण तट में लगता है आपको, ढेको पंचायत लगता है। उसमें छोटा सा बड़ा गांव भी है, उससे पहले ढेको पंचायत तो है, लेकिन ढेको पंचायत जान लीजिए। तो वो ढेको पंचायत में हमारे साथ हुआ ये था कि हम जब जा रहे थे तो ढेको पंचायत में थोड़ा सा रास्ते का काम चल रहा था। ऐसा ही कुछ शाम का समय हुआ था, 4:30-5 बजे थे। तो हमने कहा कि भाई अभी थोड़ा सा समय है, भगवान सूर्य नारायण भी अभी तक तो अस्त नहीं हुए हैं, तो वैसे ही हम आगे 1-1.5 किलोमीटर तक तो जा सकते हैं, कम से कम 2 किलोमीटर तक तो जा सकते हैं। आराम से भी चलेंगे तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक तो हम जा ही जाते हैं। तो ढेको पंचायत में जाके रात का विश्राम लेंगे। वहाँ पे वो पुस्तक में जो लिखा था, वहाँ पे ग्राम पंचायत में परिक्रमा वासियों की व्यवस्था कराते हैं, ऐसा लिखा था स्कूल में। लेकिन हम जब चले तो पूरे परिक्रमा में दिन भर चले थे, दोपहर का चल रहे थे और पूरा पसीना लथपथ हो गए थे। गर्मी के मौसम में बहुत परेशानी हो रही थी, ना तो पीने को पानी अच्छा मिल रहा था। सुबह का भोजन मिला था 11 बजे, फिर शाम तक चलने का था, दिन बड़ा रहता है
और उसमें भी वो केरी की जो कच्ची केरी रहती है ना, आम की केरी, उसकी सब्जी ना तो कभी खाई ना उसकी आदत है। वो सब्जी मिली थी, वो खाए कैसे भी करके, वो उसको खा के हम आगे निकल पड़े। दिन भर के भूख भी तो बहुत लगी थी। देखिए ये होता है, हम जब चलते हैं तो हमारे शरीर में पानी और खाना ज़्यादा लगता है, उसी के कारण बहुत परेशानी होती है। तो फिर दिन भर के थके हुए थे, फिर शाम का समय था रुकने का, तो भी हमने थोड़ा ठान लिया कि भाई थोड़ा आगे जाएंगे तो सुबह के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए हम डेको पंचायत गांव की तरफ हम निकले थे। तो रास्ते में जाते समय एक गांव लगता है, तो उसी किसी ने हमें, होटल वाले ने बुलाया, महाराज जी चाय पी लीजिए। तो मेरे साथ में 1 या 2 मूर्ति थे, तो उन्होंने बुला के तो बोला चाय, तो मैं बोला मैं तो चाय नहीं लूंगा, अगर बाल भोगा तो कुछ दीजिए। देखो चाय में तो क्या रखा है भाई, खाने में आनंद आता है। तो उन्होंने हमें कुछ खाने के लिए बाल भोग में दे दिया। तो वो खाने के बाद फिर आगे आके किसी ने बुलाया हमको, तो उन्होंने भी हमको चाय की वो बोला, तो हम बोला चाय तो हम नहीं लेंगे। तो उन्होंने बिस्कुट दे दिया, फिर बोले महाराज जी थोड़ा चाय भी लीजिए। तो थोड़ा हमने चाय और बिस्कुट लिया और वहां से फिर निकले डेको पंचायत के लिए। लेकिन देखिए होता यह है कि मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ पे, जिस जगह पे आपका खाना है उसी जगह पे आपको खाना मिलता है। तो डेको पंचायत में हम एक घर पे गए, तो उनसे हमने बात की कि यहाँ पे परिक्रमा वासियों की रुकने की व्यवस्था क्या है, कैसी है। तो उन्होंने कहा महाराज जी ना तो इस गांव में आश्रम है ना रुकने की कुछ व्यवस्था है, पर हाँ एक स्कूल है वो बंद पड़ा है, उसमें आप रह सकते हो, अंदर भी नहीं स्कूल के बाहर, तो उस पे आप रह सकते हो। तो खाने की क्या व्यवस्था है? बोले महाराज जी खाने का तो कुछ पता नहीं, आपको तो खुद बना के खाना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, हमने सोचा सदाव्रत थे तो हम खुद बना के पा लेंगे हम, क्योंकि 6-7 मूर्तियां तो साथ में चल रहे थे। तो चलो ठीक है, हमने ये कहा कि देखो मंडला जिले की अंतर्गत डेको पंचायत आता है, मुझे लगता है ऐसा मंडला जिले के अंतर्गत ही आता है, ऐसा ही कुछ है, वो मंडला जिले के अंतर्गत ही आता है। ज्यादा मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मुझे कहानी जो मैंने अनुभव किया था वो आपको बता रहा हूँ। तो जब उन्होंने हमें स्कूल के तरफ भेज दिया, उन्होंने कहा वहां पे आपकी सब व्यवस्था हो जाएगी। और जब हम उसी स्कूल के सामने थोड़ा छोटा सा दुकान था, तो उनको लिए पास गए, तो मैंने कहा कि भाई हमें आटा दीजिए, चावल दीजिए। वो बोला आटा भी नहीं, चावल भी नहीं, हमारे यहाँ आटा खाते ही भी नहीं, चावल मिलेगी लेकिन दाल मिलेगी कि नहीं पता नहीं। तो हमने कहा हमें ये बताइए, अच्छा सा दुकान है कोई? तो उन्होंने कहा यहाँ से आप जाइए, वहां पे एक जो चक्की आटा जो निकालते हैं ना चक्की, उससे बोलते हैं, उनके पास हमें भेज दिया। तो उन्होंने कहा वहां पे आपको आटा भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो जब उन्होंने कहा तो हम उनके पास गए, तो हमें पता पड़ा कि ये वही आदमी है जिन्होंने हमें स्कूल के तरफ भेजा था। तो फिर उनसे हमने कहा कि हमें चावल दो। तो उन्होंने कहा महाराज जी चावल तो हमारे पास नहीं है, आटा हमारे पास नहीं है। तो हमने कहा महाराज जी हमें आपको जो कुछ मूल्य होगा वो मूल्य हम आपको दे देंगे, अगर आप आटा देते हो तो आटा का मूल्य भी हम आपको दे देंगे, और अगर चावल का मूल्य हो तो वो भी हम आपको दे देंगे। तो उस समय में ही था, तो मैंने कहा देखिए महाराज जी आपके जितने रुपए होंगे, जितना मूल्य आपका होगा, हमें क्या करिए 6-7 मूर्तियां हैं, उनके लिए भोजन बनाने के लिए आप हमें सदाव्रत दीजिए। सदाव्रत मतलब फ्री में मत दीजिए, मैं उसका मूल्य भी चुकाऊंगा, आपको दे दूंगा। उन्होंने पहले कहा कि महाराज जी हमारे पास ना चावल है ना दाल है, कुछ भी हम आपको नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा हो गया। तो हमने कहा, उनके जो गांव वाले 1-2 आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई अभी वो आपको मूल्य भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, तो आप क्या करिए, आपके पास दुकान भी है तो आप कुछ ना कुछ दे दीजिए, परिक्रमावासियों को भूखा मत रखिए। बात सुनिए, पूरी सुनोगे तो आपको नर्मदा जी का महिमा समझ में आएगा। तो मैंने उनसे विनती की कि देखिए महाराज जी हम परिक्रमावासी मूर्ति चल रही है, अगर हमारा यहाँ पे कुछ गांव रहता, घर रहता, तो हम आपके पास नहीं आते। और वो हमारी बात नहीं मान रहे थे। तो फिर ऐसे वैसे करके तो कैसे, तो उन्होंने चलो ठीक है महाराज जी हम आपको चावल दे देंगे। तो हमने कहा थोड़ा सा चावल दे रहे हो तो थोड़ा सा दाल, जो कुछ है आपके पास, दुकान खुली है तो दुकान में जो सामान मिलेगा वो दीजिए। तो फिर वो धीरे धीरे बात सुनिए। तो उन्होंने कहा महाराज जी चावल देंगे, चलो ठीक है चावल भी दे दो, और क्या चाहिए महाराज जी? तो हमने कहा थोड़ा सा तेल दीजिए, राई दीजिए, जीरा दीजिए, जो है जो आपके पास है वो सो दे दीजिए। तो उनकी जो माताराम थी, देखिए अभी क्या हुआ है, माताराम आपकी सेवाएं में बहुत ज्यादा आपको मिलती है। तो जब उन्होंने कहा महाराज जी और क्या चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए माताराम जी आप तो गृहिणी है, मतलब आप घर में खाना बनाते हो तो आपको सब पता है, तो हमें एक काम करिए,
जो खिचड़ी बनाने में जितना सामान लगता है वो सब दे दीजिए। तो वो माता राम जी घर में गए। घर में जाने के बाद खिचड़ी बनाने के लिए जितना साहित्य चाहिए था, आलू लेके आए, टमाटर लेके आए, मिर्ची पाउडर लेके आए, हल्दी पूड़ी लेके आए, जीरा, राई, तेल सब लेके आ गए। अभी देखिए, अभी सब लेके आए, तो अभी उनको मुझे मूल्य देने का था। तो मैंने कहा देखिए अभी आपने सब हमें दे दिया है, तो आप बताइए मुझे आपको कितने रुपए देना है। तो जब मैंने उनसे कहा कि बताइए आपके कितने रुपए हो गए, आपका मूल्य कितना हो गया, तो देखिए वो क्या बोल रहे हैं। लास्ट का जो उन्होंने कहा कि महाराज जी आपसे हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमें आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा देखिए हमने आपसे ये कहा था कि अब देखिए दान का मतलब ये रहता है कि कोई दान देता है, तो मैंने आपको बताया था दान का क्या विशेष रहता है। कोई आके आपको देता है तो उससे दान सात्विक दान कहते हैं। तो हमने आपसे मांगा था, ये तो दान की बात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमें शर्मिंदा मत करिए, हमें आपके पास से 1 रुपया भी नहीं लेना है, आप सिर्फ हमारे घर में आशीर्वाद दीजिए, जो चाहिए वो लेके जाइए। पहले तो जो आदमी आपको देने में हिचकिचा रहे थे, वो मुझे ज्यादा हिंदी नहीं आते, देने में भी समर्थ नहीं थे, लेकिन बाद में जो दिया तो फिर वो बोले जो चाहिए वो लेके जाइए, आपको जो चाहिए वो लेके जाइए। तो लेकिन देखिए देने वाला बहुत देता है। मां नर्मदा जी ने कृपा की। मैंने आपसे ये कहा था कि जहाँ पे आपका खाना लिखा है उसी घर वाले ने हमें स्कूल में भेजा था, वहां पे आपकी व्यवस्था होगी, लेकिन घर में हमारा उसी के घर में ही खाना हमारा बना था और वही मां नर्मदा जी ने व्यवस्था की थी, इसलिए हमें उसी के घर में दाल चावल सब मिल गया। बनाने के लिए बर्तन तो हमने स्कूल में से लिए थे। ऐसा ही होता। ऐसे किसी किसी गांव में आपको व्यवस्था होती है, किसी किसी गांव में नहीं होती। पर वो जामाली में जम्बेश्वर महाराज जी का आश्रम खुला है, खेती में खुला है उन्होंने, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। उसी के सामने आपको जामाली से आगे पाचा तलाई नाम का गांव लगेगा और उसी पाचा तलाई गांव के बारे में मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। उसी पाचा तलाई गांव में मैंने आपको मुझे पूछा गया था कि गांव में व्यवस्था कैसी होती है। तो देखिए हर किस्म के लोग, हर किस्म के गांव आपको मिलते हैं। उसी में जामाली से आगे पाचा तलाई में, पाचा तलाई का जो गांव है उसी पाचा तलाई में बड़े बड़े घर बने हैं लोगों के, और सभी परिक्रमा वासियों की हर घर में उन्होंने बोर्ड लगा है परिक्रमा वासियों की रहने की, खाने की व्यवस्था यहाँ पे होती है, और वो बड़े ही प्रेम से आपको घर में बुला के खिलाते हैं। ये गांव है पाचा तलाई। आपको ये गांव लगेगा पाचा तलाई, परिक्रमा में जामाली के बाद लगेगा। जामाली के बाद आप सीधा पाचा तलाई में आते हो, तो पाचा तलाई में वो आपकी जो परिक्रमा वासियों की बहुत ही प्रेम से सेवा करते हैं। ऐसा भी गांव है जहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं देता, लेकिन ऐसे भी गांव हैं वहां पे आपको सब देने की उनमें सामर्थ्य है, जिसकी उसकी श्रद्धा बची है। जो मुझे पूछा गया था कि परिक्रमा में कैसे गांव मिलते हैं, तो परिक्रमा में एक ऐसा गांव है जहाँ पे पूरे परिक्रमा वासियों की सेवा कराते हैं, वो है पाचा तलाई। अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास जल्दी से मिलती रहे। प्लीज हमें सपोर्ट करिए। और आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।